रिसेंटली बजट पेश हुआ, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के लोगों की मुख्तलिफ इसके ऊपर राय थी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मेरी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी। उसमें हमने 2-3 मेन प्रोजेक्ट्स और भी शायद सूबाई हुकूमत ने दिए हों, लेकिन हमारे 2-3 मेन जो प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई। मैं इस पे वज़ीर आज़म साहब का और ख़ासकर चेयरमैन वापडा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत पुराने और डिमांडिंग जो मुतालबा था चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का, उसके लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 17 अरब रुपए रखे हैं, 19 अरब रुपए रखे हैं, और सूबाई हुकूमत ने भी इसी तरीके से 10 अरब रुपए रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला चश्मा लिफ्ट कैनाल का इफ्तिताह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम जिस तरह चेयरमैन साहब वापडा इस पे काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल हम चश्मा लिफ्ट कैनाल का जो है वो संग बुनियाद रखेंगे। साथ साथ हमने इस पे बहुत सी और भी मशावरत की है। ये भी तजवीज़ दी है चेयरमैन साहब को कि अगर चश्मा लिफ्ट कैनाल की जो अभी जो उसकी जो पंपिंग है जो 60 फीट की है, अगर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो रकबा जो 2.5 लाख जो है वो एकड़ आबाद हो रहा है, तो वो फिर तकरीबन 5.5-6 लाख एकड़ तक आबाद हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने इस पे बात की है, अपनी टीम के साथ बात करेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इंशाल्लाह इस पर पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारी जो लिफ्ट कैनाल है उसकी हम वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के हम जो है वो इस पे ज़्यादा ज़मीन जो है सैराब हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है हमने उस पर टांग जाम और दराबन जाम की बात की है कि ये भी इसको भी देखा जाए। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो अपने पूरे सूबे में बल्कि पाकिस्तान और शायद अफगानिस्तान को भी गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हम आ जाएंगे। तो हम एक फूड बास्केट है, और इसके पानी की तकसीम के बाद जो शेयर 1991 के कार्ड के बाद जो शेयर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता था अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी 3 सूबों में तकरीबन उनकी नहरें कंप्लीशन पे आ गई हैं। चाहे आप कच्ची कैनाल की बात करें, चाहे आप रेनी कैनाल की बात करें, चाहे आप थल कैनाल की बात करें, वो तीनों नहरें जो है तकरीबन कंप्लीशन पे आ गई हैं। और एक नहर जिस पर काम नहीं शुरू हो सका वो चश्मा राइट बैंक कैनाल था। इंशाअल्लाह ताला वो जो है इस साल जो है इसको हम शुरू करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो मेन दूसरा इशू जो था वो चकदरा दीर चतराल मोटरवे का था। वो माजी में सरखाने में डाला गया, उसकी रूट को चेंज किया गया। मैंने इसके ऊपर NHA से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हम लगे हुए हैं, और वो जो चकदरा दीर चतराल मोटरवे है उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम इस हुकूमत में जो है वो शुरू कराएंगे। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो फाटा और पाटा के टैक्सेस के हवाले से है। फाटा और पाटा में वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इसको देख रही है। लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए कि आपने सेल्स टैक्स फाटा की आवाम के लिए 24% रखा है और सेटल्ड के लिए 18% है। वो फाटा और पाटा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, जंग लड़ी है, उनके नुकसानात हुए हैं, उनके साथ कमिटमेंट्स हुई हैं कि आपके इलाके में तरक्की की जाएगी। माजी में जो उसके साथ कमिटमेंट हुई है, अनफॉर्चुनेटली जो 9th और 10th NFC अवार्ड जो था वो माजी की PTI की हुकूमत नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से फाटा और पाटा के लोग आज भी जो है इस पे जो है वो तशवीश के शिकार हैं। आज वो सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा मेरी उस कमेटी से भी मुतालबा होगा, मेरे उस जो है वज़ीर आज़म से मुतालबा होगा, क्योंकि एज ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुझे कई जरगे वहाँ पर मिले। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह बाचा साहब खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और इस कमेटी के जो है रुकन भी हैं। तो मैं इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप उस कमेटी में, मैं बाकी मेंबरान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फाटा और पाटा के लोगों पे 24% टैक्स लगाएंगे तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, वहाँ के कारखाने बंद हो जाएंगे, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों के मसाइल होंगे। फिर जब वो बंदूकें खुदा न खास्ता उठाएंगे, जब दहशतगर्दी होगी, फिर वफाक से होगा कि ये लोग बंदूकें क्यों उठा रहे हैं, ये लोग ये काम क्यों कर रहे हैं। जब आप उनके रोज़गार पे ऐसा काम कर रहे हैं, जब आपने उनके साथ जो कमिटमेंट की है हमने, वफाक ने और रियासत ने,
उसको हम ऑनर नहीं कर रहे हैं और साथ साथ उनको हम टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो लोग शायद इस चीज़ को अफोर्ड न कर सकें। एज ए नुमाइंदा, एज ए तर्जमान फाटा की आवाम का मेरा ये मुतालबा होगा वज़ीर आज़म साहब से, मेरा ये मुतालबा होगा उस कमेटी से जो उन्होंने फाटा और पाटा के ऊपर बनाई है, और मैं आपके ज़रिए और मोहम्मद अली शाह बाचा के ज़रिए उस कमेटी को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे फाटा और पाटा के लोग ये टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस टैक्स को एग्जेम्प्ट करना चाहिए। आज भी वहाँ के हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है। आज भी अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के, ख़ासकर फाटा के, फॉर्मर फाटा के और जनूबी अजला के आप सिक्योरिटी के हालात देखें, इस वक्त बहुत ही वहाँ पर तशवीश है कि वहाँ के हालात जो है वो बहुत ही जो है इस वक्त जो है वो ख़राब हुए पड़े हैं। दूसरी चीज़ जो है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ासकर जनूबी अजला में और कुछ बर्ज डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी को कायम रखना, अमन अमान कायम रखना, वो सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। मेरी अपने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट होगी कि मेरे ज़िले में, आपके ज़िले में और IG से आपके ज़िले में इस वक्त बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि शाम के बाद कोई भी शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप डी खान, टांग, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, बनू, लकी, कोहाट, हंगू, करक, इसको अगर आप देखें, वहाँ पर मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। पुलिस और फ़ौज के नौजवान, सिविल सोसाइटी और बाकी लोग जो है वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। और वहाँ पर जो है मैं ये मुतालबा करूँगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि आप फिल फॉर एपेक्स कमेटी का इजलास इसके ऊपर कॉल करवाएं। आप फिल फॉर एक एमरजेंसी मीटिंग, सूबाई काबीना की मीटिंग कराएं और सिक्योरिटी फोर्सेस को और IG साहब से और उनसे ब्रीफिंग लें कि हमारे सूबे की सूरत हाल क्यों ख़राब है और उसके लिए कैसे ठीक किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी मुतालबा करूँगा कि सूबाई हुकूमत इन कैमरा सेशन सूबाई असम्बली का बुलाए और अपने पार्लियामेंटेरियंस को इसके ऊपर एतमाद में लें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इतनी गंभीर हो चुकी है कि आपके अपने ज़िले के लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते शाम को। वहाँ पर कानवाइयाँ शाम को बनती हैं, कानवाइज में शहरी ट्रैवल करते हैं, तो एक बहुत गंभीर मसला बना हुआ है, इसको देखा जाए। फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम पर हमारी माजी की सूबाई हुकूमत, हमारी माजी के मरकज़ी हुकूमत जो है वावेला करती थी, बातें करती थी, उस पर कैश करती थी। बिलियन ट्रीज़ नामो निशान मिट गया है। बिलियन ट्रीज़ को अगर आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो नाकाम मंसूबा है। बिलियन ट्रीज़ पे खामोशी और बिलियन ट्रीज़ पे जिस तरीके से काम हुए वो सबके सामने है, लेकिन आज बिलियन ट्रीज़ की ये सिचुएशन है कि आज उनकी नई हुकूमत बिलियन ट्रीज़ का नाम लेने से कासिर है। आज तक शायद मुझे नहीं लग रहा कि एक दरख्त भी उन्होंने इस टाइम पे लगाया हो। जो बातें उन्होंने की है कि हम हमेशा, आप इनको देखेंगे ट्रैक सूटों में मौजूद होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें खैबर पख्तूनख्वा के खेलों के मैदान आबाद करने हैं। मैं उस दिन मैंने एक ट्वीट देखी, एक गैर मुल्की की ट्वीट देखी जिसने मेरे अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में का दिखाया कि ये कोई जंगल नहीं है, क्रिकेट का ग्राउंड है। मैंने वहाँ विज़िट किया मीडिया के साथ। 2017 से अरबाब नियाज स्टेडियम जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल हो गए हैं, 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। आज आधी हमारी क्रिकेट टीम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। आज जो लोग यूथ की बात करते हैं, आपके खेलों के मैदान गैर आबाद है, 15 साल से आप वहाँ पर क्रिकेट नहीं करा सके। लिहाजा मैंने भी PCB के चेयरमैन से मिलने और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कोई एक अच्छा सा क्रिकेट स्टेडियम दे PCB एबटाबाद की रीजन में, जहाँ पे हम गर्मी सर्दी हर वक्त जो है वो हम खेलों के मैदान आबाद कर सकें, वहाँ पर हमारे नौजवान नस्ल जो है वो क्रिकेट खेल सके। इस वक्त ये सूरत हाल है। एजुकेशन की जो बात करते हैं, 36 यूनिवर्सिटियों में से 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं है। मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला कि सामने जो एक ऐवान खड़ा है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, यहाँ पर मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला, मेरे पास ऑफिशियल उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। यहाँ पर हमारे सूबे के नुमाइंदे जो सूबे की नुमाइंदगी करते हैं वो चीफ जस्टिस साहब के सामने हाजिर हुए। हमारे वकील साहब, शायद उसको सूबाई हुकूमत ने गलत बयानी से काम लिया है, उनको गलत फीडिंग की है, या उन्हें जानबूझ के कहा है कि हमने वाइस चांसलर जो हैं वो अपॉइंट कर लिए हैं और समरी हमने गवर्नर साहब को भेज दी और वो मसरूफ़ है, शायद समरी पे साइन नहीं कर सकते। मैं
आपकी तवज्जो से चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी टेबल पे जब मैं पेशावर से इस्लामाबाद आ रहा था उस वक्त तक और अभी तक कोई समरी मौजूद नहीं है। तो अगर एक इतने बड़े फोरम पर गलत बयानी से काम लिया जाए और गलत बयानी की जाए तो आप खुद समझ लें कि उसकी क्या पोजीशन होगी। यहाँ पर भी कहते हैं कि इस तरह, और अगर आप देखें कि एजुकेशन का ये हाल हो कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा 3 अरब रुपए रखता है, पंजाब 7 अरब रखता है और सिंध ने पिछले साल 20 अरब रखे थे। इस साल शायद वो बढ़ाएं या कम करें जो भी हैं, लेकिन अगर हम सेहतमंद मुकाबला करें, अगर सिंध ने 20 अरब रखे हैं, हमें चाहिए था कि हम इस साल 10-15 अरब रखते। एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी, लेकिन उस पर भी जो है कुछ नहीं हो सका। लिहाजा ये कुछ गुजारिशात हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने अभी जो है मैं टास्क फोर्स बना रहा हूँ। हमारा एजुकेशन का सिस्टम तबाह हो चुका है। हम अपने एजुकेशनर्स को बिठा कर एक सोचेंगे कि हम एजुकेशन के निज़ाम को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं मुख्तलिफ पार्टियों के सूबाई सदूर से वहाँ पर मिला, उनके पास गया हूँ। 1-2 पार्टियाँ रहती हैं, उनके साथ भी जल्द मिलूँगा। उनसे हम अब नुमाइंदे लेंगे, बाकी तबके फ़िक्र से भी लेंगे, और हम अपना एक केस जो वफाक का एक केस है जिसमें हाइडल की बात होती है, जिसमें बिजली की बात होती है, मैंने कहा कि मैं अली बे पे दे की बात करता हूँ, आइन की बात करता हूँ, बिजली की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ, तेल की बात करता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं, हम इस इशू पे जो है वफाक के साथ अपना मुकदमा लेके जाएंगे। हम दलील और दलाइल के साथ अपना मुकदमा लेकर जाएंगे। हम कहेंगे ये हमारा केस है, मेहरबानी करें, वफाक ने जो हमें चीज़ें देनी हैं वो दे। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करेंगे। हम जो है सबका जो है वो मुकदमा जो है खैबर पख्तूनख्वा का एक जनरल मुकदमा, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंशाल्लाह दावत दूंगा कि हम एक जनरल मुकदमा बनाएं। दलील और दलाइल की जो मैंने बात की, देखिए मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। वो जब गए मोहसिन नकवी साहब के पास गए, फिर लगारी साहब के पास गए और बैठे, थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 लोड शेडिंग का मसला उन्होंने बैठ कर हल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। वो स्विच ऑफ ऑन वाली धमकी ख़त्म हुई और जब दलील और दलाइल से बात की तो कुछ मसला चलना शुरू हुआ। तो अगर इस तरीके से दलील और दलाइल से बात हो तो हमारे सूबे के इंशाल्लाह मसाइल भी हल होंगे, हमारा सूबा तरक्की याफ्ता भी होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं जो भी मेरी जो जिम्मेवारी है आइन और कानून के मुताबिक, इंशाल्लाह गवर्नर अपने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा और अपने सूबे के हकूक़ की बात करेगा। गवर्नर साहब ये सर मेरा क्वेश्चन है, आपका हमारा ताल्लुक भी डे खान से है। ये खान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला है दरिया सिंध को शेर दरिया कहा जाता था, और वहाँ पर पूरे शहर के जो नकाशी का गंदा पानी है उस दरिया में डाल दिया जाता है, वो सूख चुका है, बर्बाद हो चुका है। क्या हैसियत गवर्नर, आप अगर सूबाई हुकूमत नहीं मानती, वैसे ये सूबाई हुकूमत का कामिल है, वो नहीं मानती, वफाक में किसी से बात करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करके फिल्ट्रेशन प्लांट अगर लगा दिया जाए, इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है, तो हमारी नस्ल के लिए भी महफूज। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन बात ये कि उस जो है दरिया को गंदा किसने किया है ये तो आप नहीं बता रहे ना, गंदा किसने किया। सूबाई हुकूमत ने नाले उधर फेंक दिया ना। तो मसला ये है कि जब सूबाई हुकूमत इतनी नाअहल, इतनी नालायक, इतनी निकम्मी है कि उसने अपना सारा सीवेज सिस्टम दरिया में डाल दिया, तो वहाँ पर अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट लगा ले तो अच्छी बात होती। मैं इसको देखूंगा इसके ऊपर क्या हो सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो मेरा डी खान का वो अपना मानता है। गवर्नर साहब ये बताएं कि आपने जो है इस वक्त पूरे सूबे का मुकदमा पेश किया है, और यकीनन ये गवर्नर के फ़राइज़ में शामिल है कि पूरे सूबे को साथ लेकर चले। सूबे ने जब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया तो ये कहा कि हम अगर मरकज़ जितना करेगा हम 1% आगे जाएंगे। मरकज़ ने 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है। पहला सवाल ये है कि KPK में 26% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कब हो रहा है, और मोहसिन नकवी और अली अमीन की मुलाकात के बाद पहले 12 घंटे थी, कल भी आपके इलाके में आपके घर के करीब जो है चुंगी पूरी ब्लॉक थी, 8 घंटे 18 घंटे बिजली हो गई है। तो ईद को खुशखबरी सुनाएंगे अपने इलाकों के लोड शेडिंग ना हो। देखिए मैंने वफाकी वज़ीर से मिलना है, क्योंकि हमारे वज़ीर आला साहब आए मोहसिन नकवी साहब के साथ और लगारी साहब के मीटिंग की, उन्होंने कहा कि सब मसला हल हो गया और मैं सारे मसले हल कर दिए और स्विच ऑन ऑफ मैं नहीं करूँगा। लिहाजा अच्छी बात है, स्विच ऑन ऑफ नहीं किया उन्होंने। लेकिन बात यह है कि आपने जो पहले बात की है, मैं कहता हूँ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर मरकज़ ने 25% बढ़ाई, मैं तो कहता हूँ 30% बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरी डिमांड भी पिछली दफ़ा वफाकी हुकूमत से और वज़ीर आज़म साहब से थी कि आप 25% बढ़ाएँ। उन्होंने 25% बढ़ाई है। सूबाई हुकूमत को चाहिए, अगर उन्होंने दावा किया है तो अपने दावे पे कायम रहें।
26% कर लें, 30% कर लें, अच्छी बात है। एक हेल्थी कंपटीशन मैं कह रहा हूँ। हेल्थ में, एजुकेशन में अगर सिंध ने 20 अरब रखें तो इनको चाहिए कम से कम 3 से 10 अरब पे जंप कर लें, 15 अरब पे जंप कर लें, तो ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। जी हाँ। दूसरा ये कि आपने जो बातें की हैं इससे मतलब आप बहुत पुरअदम नज़र आ रहे हैं KPK के लिए, लेकिन देखा जाए आपकी पार्टी में जो है वो आपके सूबाई पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात उनके पाए जा रहे हैं। तो उनका ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम गवर्नर हाउस के बाहर हम एहतजाज करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सूबाई सदर के तहफ़्फ़ुज़ात में इनको फ्लोर दे रहा हूँ, बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का, हर किसी का अपना एक दायरा इख्तियार है काम करने का। जो CM साहब का है वो CM साहब अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, मैं अपने जुरिसडिक्शन में काम करूँगा, बाकी अपने जुरिसडिक्शन में काम करेंगे। हर किसी ने अपने जुरिसडिक्शन में काम करना है और एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक़ है। और इंशाअल्लाह ताला फ़िक्र न करें। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे 2 खैबर पख्तूनख्वा हैं, एक सोल्जर्स मीडिया का पख्तूनख्वा है, एक जो है ग्राउंड रियलिटी का पख्तूनख्वा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको दावत भी देंगे, आपको हम पेशावर बुलाएंगे भी सही, और आपकी जो है वो वहाँ पर जो है आपको खाना भी खिलाएंगे और आपको सब कुछ। देखिए, मेरी कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात थी। उस दौरान ये डेलीगेशन भी मेरे मुलाकात के बाद उन्होंने आना था और आए थे, मैं उसमें ऐसे ही बैठा। सूबाई सदर साहब की क़यादत में वो डेलीगेशन आया था और उन्होंने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा कि हम मिलकर जो है आगे चलेंगे। सूबाई सदर साहब इस पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी करेंगे और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में भी, उन्होंने पहले भी प्रेसिडेंट ज़ारी के साहब के टाइम पे जो उनके वोट थे उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को भी दिए। सेनेट के इलेक्शन में भी उन्होंने इनके साथ कमिटमेंट की है कि शायद वो इनको वोट देंगे, और बाकी भी उन्होंने कहा कि आइंदा मिलकर जो है अपोजिशन मिलकर अपना किरदार अदा करेगी। आखिरी सवाल ले लें फिर मैं सूबाई सर साहब नकवी साहब आजकल बड़े एक्टिव हो गए, वो तमाम सियासी कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं। सर, क्या सराई चल रही है कि शायद कुछ सेटअप तब्दील होने वाला है, तो आपको इस पार्लियामेंट के हवाले से क्या खदशात नजर आते हैं और क्या पॉलिटिकल सेटअप आप देंगे? आप चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब एक्टिव ना हो? सर, इस पार्लियामेंट के हवाले से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनका देखें, वो इंटीरियर मिनिस्टर है इस वक्त। तमाम सूबाई कायदीन के साथ मिलना या मरकज़ी कायदीन के साथ मिलना, लीडरशिप के साथ मिलना उनका एक जमहूरी हक़ है, क्योंकि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में उस हवाले से भी ब्रीफ करते रहते हैं, बाकी हवालों से भी ब्रीफ करते रहते हैं। तो ये वो मिलते रहते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। माजी में भी इंटीरियर मिनिस्टर कितनी दफ़ा लोगों से मिलते रहे, तो ऐसा सच कोई ऐसी बुरी बात नहीं है मिलना। और अब मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हैं तो आप कहते हैं क्यों एक्टिव हैं? जब गवर्नर एक्टिव होता है फिर आप कहते हैं गवर्नर क्यों एक्टिव है? तो कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। जी, क्यों आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है गवर्नर राज के? हम जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हम सियासी यतीमों को सियासी शहीद करें। गवर्नर राज लगाने के अपने आइनी कानूनी तकाज़े हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको पढ़ें तो गवर्नर राज के लगाने की जो तरीक़ाकार है चीज़ें, वो मैं समझता हूँ उस वक्त नौबत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। गवर्नर साहब, आपका ताल्लुक जो बदरला है, आप दोनों का ताल्लुक एक ही इलाके से रिश्तेदार भी हैं, तो क्या वजह है कि बजाय इख्तिलाफात ख़त्म होने के पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं? देखिए, पार्टियों के खिलाफात तो ये बताएंगे, मैंने जो काम करना है अपने जुरिसडिक्शन में करना है एज ए गवर्नर, और उन्हें करना है अपने जुरिसडिक्शन में एज ए CM। तो मैं मोहम्मद निशा बाचा साहब से कहूँगा, हमारे कमेटी के रुकन भी हैं और सूबाई सदर भी पीपल्स पार्टी। मैं सबसे पहले आप सब भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ। तफसीलन सूबे के हवाले से हमारे गवर्नर साहब ने आपसे तफसीलन बहस की, बात की। मैं चंद बातों का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो फाटा और पाटा के हवाले से जिस तरह गवर्नर साहब ने जिक्र किया, जब फाटा और पाटा का मर्जर हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, तो बाकायदा हमसे फेडरल गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ये वादा किया था हमसे कि कम से कम 10 साल तक हम फाटा और पाटा पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो आज भी हमारी यही डिमांड है फाटा और पाटा के हवाले से कि कम से कम 10 साल तो वो जो हमारे साथ वादा किया हुआ था उसको पूरा किया जाए। और ये भी हमारे साथ वादा हुआ था
کہ 10 سال کے بعد بھی ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں گے, وہاں پہ ہم امان کی سچویشن دیکھیں گے, اس کے بعد پھر ٹیکس لگانے کی بات کریں گے. تو میری بھی یہ ڈیمانڈ ہے, جس طرح گورنر صاحب نے ڈیمانڈ کی ہے کہ دو ٹیکس تو ایگزامپٹ ہو گئے, ایک انکم ٹیکس اور ایک ود ہولڈنگ ٹیکس, اور ایک ٹیکس جو سیلز ٹیکس ہے وہ تقریباً 6% سے بڑھ کے 24% پہ چلا گیا ہے. تو میری بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی پرائم منسٹر صاحب سے, فیڈرل گورنمنٹ سے, کہ کم از کم اس ٹیکس کو بھی 1 سال کے لیے استثناء حاصل ہو. جہاں تک آپ نے اختلافات کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جب سے میں پارٹی پریزیڈنٹ بنا ہوں, میری یہی کوشش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں. اور یہ جو آپ کے پاس خبریں آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلاف ہے, تو میں اس کو بالکل ڈینائی کر رہا ہوں. ہمارا بالکل اختلافات نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالی بحیثیت صدر میں سب کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی چلوں گا. کیا مرکز میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہو سکتی ہے, چونکہ اس سے پہلے باتیں چل رہی تھیں, آج بھی وہ باتیں ہیں, اور دوسرا یہ قربانی کس لیے ہوگی, جذبات کی کوئی مل بیٹھیں گے دونوں؟ انشاءاللہ آپ میں دعوت ہوں, آپ ڈیر اسماعیل خان آئیں, اور آپ ڈیر اسماعیل خان آئیں, اور جس چیز کی بھی قربانی ہوگی آپ کو وہاں پر ہم ٹکے کڑھائی کھلائیں گے. اور جہاں تک کہ یہ بات ہے جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا, تو آپ دونوں رہنماؤں سے پوچھ لیں, گورنر غیر سیاسی ہو. اوکے, تھینک یو.